हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गो मैकेनिक्स आजकल ये कंपनी काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज इस कंपनी के फाउंडर्स ने कांड ही कुछ ऐसा किया है। यहाँ पर मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। अगर कोई मैनेजमेंट चाहे तो उस कंपनी के अंदर एक पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता, एंड अगर वही मैनेजमेंट फ्रॉड करना चाहे तो ऐसा कोई ऑडिटर नहीं है जो उस कंपनी के फ्रॉड को पकड़ ले। आई मीन 99.99% केसेस में मैनेजमेंट के फ्रॉड को कोई ऑडिटर पकड़ नहीं सकता। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्रॉड पकड़े जाते हैं या तो वहाँ पर टीम वर्क मिसिंग होता है, एंड या फिर जो फ्रॉड कर रहा होता है वो काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन होता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, या फिर जो फ्रॉड कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होता है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा दैट कॉफ़ी डे एंटरप्राइज के एमडी ने उन्होंने समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। एंड अपने सुसाइड नोट में लिखा था दैट मेरे ऊपर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। गो मैकेनिक के केस में क्या हुआ होगा जानने की कोशिश करते हैं, बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। इन 15 सालों में मैंने काफ़ी सारी स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, मैंने काफ़ी सारी टॉप नोच एमएनसीज के साथ काम किया है, मैंने काफ़ी सारी लाला छाप कंपनीज के साथ भी काम किया है, एंड ऐसे ही मैंने काफ़ी सारी सीए फर्म्स के साथ काम किया है। मैंने काफ़ी सारे इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी किए हुए हैं, एंड साथ ही साथ मैंने काफ़ी सारे इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कंपनी के बिहाफ पर फैसिलिटेट भी करवाए हुए हैं। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑडिट्स भी फैसिलिटेट करवाए हुए हैं कंपनी के बिहाफ पर। एंड इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं दो बातें बोलूँगा। अगर मैनेजमेंट चाहे तो कंपनी के अंदर एक पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता, एंड दूसरा, अगर वही मैनेजमेंट फ्रॉड करना चाहे तो ऐसा कोई ऑडिटर नहीं है जो उस फ्रॉड को पकड़ ले। आई मीन 99.99% केसेस में अगर मैनेजमेंट सोच समझकर फ्रॉड करती है तो उस फ्रॉड को कोई ऑडिटर पकड़ नहीं सकता। अब गो मैकेनिक के केस में हमें पता चल रहा है दैट इस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू इन्फ्लेट की है, एंड कुछ सेंटर सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करते थे। अब ये फ्रॉड्स करते टाइम उन्होंने बुक्स किस तरह से मेंटेन किए उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज वो अभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फ्रॉड ये किस तरह से होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स के केसेस में। सो स्टार्टअप्स, जो भी स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो काफ़ी यंग लोग होते हैं, हाईली एडुकेटेड होते हैं, प्लस उनके पास काफ़ी सारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी होता है। एंड जब भी ये किसी स्टार्टअप को फॉर्म करते हैं वो स्टार्टअप किस तरह से वर्क करेगी, उसके क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, वो सब कुछ इनकी टिप्स पर होता है। एंड जब कोई स्टार्टअप फंडिंग रेस कर रही होती है तो इनिशियल स्टेज पर प्री सीड और सीड फंडिंग, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स स्टार्टअप के अंदर आते हैं वो काफ़ी छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं एंड काफ़ी छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इस स्टेज पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप से ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते। अगर आप उनको एक पीरियोडिक MIS देते रहोगे उनके लिए वो सफिशिएंट होता है। प्लस इस स्टेज पर स्टार्टअप फाउंडर्स के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होती है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में इस स्टेज पर फंड रेज करते टाइम वो स्टार्टअप फाउंडर्स ही होते हैं जो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको बिजनेस समझा रहे होते हैं, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होगी, क्या एक्सपेंस होंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी कब अचीव करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो खैर बात थोड़ी सी कम ही होती है, यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड बात होती है, एंड वो सब कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एंड जैसे जैसे स्टार्टअप्स ये और फंडिंग रेस करती जाती है, ज़्यादा फंडिंग कंपनी के अंदर आने लग जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं इनका कॉन्फिडेंस ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड आई वुड से इनका कॉन्फिडेंस ये एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेज पर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टअप फाउंडर्स ये काफ़ी एरोगेंट हो जाते हैं। इनको लगता है जो भी हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, अब तो ये कंपनी सीधी यूनिकॉर्न बनकर ही रुकेगी। ये काफ़ी सारी मीडिया अटेंशन ग्रैब करते हैं इस टाइम पर। एंड जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने छोटा छोटा अमाउंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, उन इन्वेस्टर्स को ये फाउंडर्स कुछ नहीं समझते। एंड इस स्टेज पर अगर कोई छोटा इन्वेस्टर स्टार्टअप फाउंडर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो फाउंडर्स की एक किस्म से ईगो हर्ट हो जाती है। दे आर लाइक, you please keep your mouth shut, or this is the current value of your investment, take it and get the fuck out of here। ये मैं आपको एक्चुअल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का सीन बता रहा हूँ। इस स्टेज पर अगर कोई फाइनेंस का बंदा या कंप्लायंस का बंदा फाउंडर्स को कंप्लायंस की बात करता है या फिर रिस्क की बात करता है तो उनको लगता है इसे तो कुछ आता ही नहीं है, बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना होता है। एंड इस टाइम पर ये लोग हायर करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनको लोगों को सपने दिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है, एंड वो लोग अपने आप में वो स्टार्टअप फाउंडर से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं।
एंड वही लोग होते हैं जो प्रोजेक्शंस बनाते हैं, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, फंडिंग लेकर आते हैं, एंड बाद में जब प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो वही लोग होते हैं जो सबसे पहले स्टार्टअप्स को छोड़कर भागते हैं। एंड बाद में स्टार्टअप्स में बचता कौन है? वो बंदे जो पहले फाउंडर्स को रिस्क बता रहे होते थे प्लस फाउंडर्स। बट जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आती जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, वहाँ पर जो फाउंडर्स होते हैं इनकी शेयर होल्डिंग वो काफ़ी कम हो जाती है। एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। एंड कई बार इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्टार्टअप फाउंडर्स की पूरी मीटिंग में बेइज्जती भी करते हैं। उनको स्टार्टअप फाउंडर्स ये नहीं बोल सकते दिस इज द करंट वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, टेक इट एंड गेट आउट ऑफ हियर। बिकॉज अगर किसी छोटे इन्वेस्टर ने कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है एंड वो 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उनको तो स्टार्टअप फाउंडर्स बोल सकते हैं टेक इट फ्रॉम अस एंड गेट आउट ऑफ हियर। बट जिसने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, सपोज किसी ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड वो 5000 करोड़ रुपए हो गए हैं, उनको स्टार्टअप फाउंडर्स ये नहीं बोल सकते दिस इज द वैल्यू ऑफ योर करंट इन्वेस्टमेंट, टेक इट एंड गेट आउट ऑफ हियर। बेसिकली इस स्टेज पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के सामने स्टार्टअप फाउंडर्स की ज़्यादा नहीं चलती। एंड अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो जो भी प्रोजेक्शन स्टार्टअप फाउंडर्स ये इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं, सपोज इनिशियल स्टेज में उन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को जो प्रोजेक्शंस दिखाई थी, अगर वो उस प्रोजेक्शंस को मिस करते हैं तो स्टार्टअप फाउंडर्स वो उन इन्वेस्टर्स को ईजिली चुप करवा सकते हैं। बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने उनको एक बार वो प्रोजेक्शंस दे दी तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये तो आपने प्रोजेक्शन दी थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो कहीं और ही है, ये जो गैप है इसको कैसे फिल करोगे? एंड वहाँ पर स्टार्टअप फाउंडर्स की ये ईगो हर्ट होने लग जाती है। एंड कई बार जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टार्टअप फाउंडर्स की फुल मीटिंग के अंदर बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। एंड ये टाइम होता है जब स्टार्टअप फाउंडर्स अपने आप को काफ़ी प्रेशर में फील करते हैं एंड एक्चुअली में उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। एंड वैल्यूएशन से रिलेटेड ये एक फैक्ट है दैट स्टार्टअप्स, ऑलमोस्ट 99.99% स्टार्टअप्स वो प्रोजेक्शन इन्वेस्टर्स को दिखाती हैं जो हाईली अनअचीवेबल होती हैं। उनको अचीव करना स्टार्टअप्स के लिए पॉसिबल ही नहीं होता। एंड बाद में जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्हीं प्रोजेक्शंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं एंड जो फाउंडर्स को ग्रिल करना शुरू करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एंड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सीधे फाउंडर्स से बात करते हैं, ये आपने हमें प्रोजेक्शंस दिखाई थी, एक्चुअल में क्या हुआ? एंड कई बार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है दैट जो फाउंडर्स होते हैं वो सीधे सीधे इन्वेस्टर्स से बात नहीं करना चाहते। बट माइंडेड इन्वेस्टर्स, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, प्लस वोटिंग पावर भी अब उन्हीं के पास होती है। तो स्टार्टअप फाउंडर्स जो मर्जी चाहे बट उनको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड यही सिचुएशन होती है जब मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टअप्स ये इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। मैं फ्रॉड नहीं बोलूँगा, आई वुड से मिसरिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज अगर फाउंडर्स को पता है नेक्स्ट मीटिंग में मेरी बेइज्जती होने वाली है, तो वो पहले ही अपने जो साथ में प्रोजेक्शंस बना रहा होता है, उसकी MIS बना रहा होता है, उसको बोलता है भैया मुझे नहीं पता, कुछ भी करो सेल्स ज़्यादा दिखाओ, कुछ भी करो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखाओ। बट जो उसका MIS वाला बंदा होता है, अगर वो फाइनेंस के साथ सिंक में नहीं है, दैट मीन्स वो बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाला है। अगर उसकी ईगो वो फाउंडर से भी ज़्यादा है तो माइंडेड फाइनेंस वालों के साथ उस बंदे की कभी नहीं बनती होगी। एंड इस केस में क्या होता है, फाउंडर ने बोला सेल्स बढ़ाओ, सेंटर्स बढ़ाओ, उसने सेल्स बढ़ा दी, सेंटर्स बढ़ा दी। अब ये सब कुछ फाइनेंस के साथ सिंक में नहीं है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एंड इसके बेसिस पर जो आपकी इन्वेस्टर मीटिंग होगी उनको तो आप बता दोगे ये देखो इतना प्रोजेक्टेड था, इतना हमने अचीव किया, जो डिफरेंस है वो एक्सेप्टेबल है। उस टाइम फाउंडर्स बच के निकल जाएंगे। बट जो फर्दर राउंड ऑफ फंडिंग होगी जहाँ पर और बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है, माइंडेड जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो आंख बंद करके कभी भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता। वो अपनी ड्यू डिलिजेंस तो करवाता ही करवाता है। एंड ड्यू डिलिजेंस ये फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता, ये एक सिंपल वॉक थ्रू होता है बुक्स का। बट अगर आपने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स बिहाइंड द कर्टन्स ऑलरेडी किए हुए हैं तो वो ब्लंडर्स सीधे एक सिंपल ड्यू डिलिजेंस में भी सामने निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर ने बोला सेल्स बढ़ा दो, उस बंदे ने सेल्स बढ़ा दी एंड वो सेल्स फाइनेंस वालों को पता ही नहीं, वो सेल्स आपकी GST रिटर्न से रिकनसाइल्ड ही नहीं है, उस सेल्स के अगेंस्ट आपने एक्सपेंसेस ही बुक नहीं किए। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना ये बहुत बड़ा काम नहीं होता। एंड माइंडेड मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं जब स्टार्टअप फाउंडर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फाउंडर्स के सर पर चढ़कर नाच रहे होते हैं।
अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा दैट कॉफी डे एंटरप्राइज के एमडी ने उन्होंने समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर ली थी एंड अपने सुसाइड नोट में लिखा था दैट मेरे ऊपर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से प्रेशर डालते हैं फाउंडर्स के ऊपर एंड उस वजह से फाउंडर्स एक काफ़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं। आई एम प्रीटी श्योर गो मैकेनिक के केस में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, प्रोजेक्शंस अनअचीवेबल होती हैं। जो हमारा एक्चुअल एंड प्रोजेक्शंस का डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। जो छोटा इन्वेस्टर है उसे भी पता होता है, जो बाद में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं उनको भी पता होता है। वो सिर्फ चुप इसलिए बैठे होते हैं बिकॉज कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। सो ऐसा ही कुछ गो मैकेनिक के साथ भी हुआ होगा। एक्चुअली में किस तरह से ट्रांजैक्शंस फ्लो हुए थे, अगर वो डिटेल पब्लिक होती है तो हम उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। बट अगेन मैं बोलूँगा, अगर कोई मैनेजमेंट चाहे तो उस कंपनी के अंदर एक पैसे का फ्रॉड नहीं हो सकता एंड अगर वही मैनेजमेंट फ्रॉड करना चाहे तो 99.99% केसेस में उस फ्रॉड को कोई ऑडिटर पकड़ नहीं सकता। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो एक सिंपल ड्यू डिलिजेंस होती है। वो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता दैट यस यहाँ पर तो फ्रॉड ही है। वो एक सिंपल कंप्लायंस चेक होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।